के पार्टी हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मेरे साथ यहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ, हमारे यहाँ प्रदेश में प्रवक्ता श्रीमती पद्मा ओझा जी हैं, तारिक जी और गीता जी जो हमारे साथ यहाँ हैं। हम आपके सामने अभी बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए आए हैं। आपने खुद देखा कि पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा है। जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति के लिए कहा गया 25 से 30 फिर से नीतीश, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर बिहार से बाहर कर दिया गया। जितने वादे किए गए थे और जिस तरह से बिहार में अभी आधे से ज़्यादा जिलों में सरकारी ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोष की क्या हालत है। जो व्यक्ति अभी चीफ मिनिस्टर चुना गया है वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञान की धरती बिहार में आज मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसके पास पता नहीं कितने पढ़ाई तक की डिग्री है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो 9वीं तक पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि जिस व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है वो अभी तक गृह मंत्री था, और गृह मंत्री होते हुए बिहार में हर रोज एक हत्या, एक बलात्कार, कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई दर्दनाक घटना होती रही है। प्रशासन बिल्कुल चेतना शून्य हो गया है। नीट की छात्रा के बारे में आप सब जानते हैं। पता चला कि नए चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को बेल मिल गई है। ऐसी सरकार से बिहार की जनता और क्या एक्सपेक्ट करे सिवाय धोखा के, सिवाय दगा के। जो कुछ भी बिहार की जनता ने किया, ऐसी सरकार को लाए हैं जिससे उनका और उनके बच्चों का अगले 5 साल का भविष्य तो कम से कम और भी गहरे अंधकार में चला गया है। पहले बिहार में एक नई सरकार का गठन हुआ है, तो जनसुराज की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और विशेष रूप से नए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हम अपनी ओर से बधाई प्रेषित करते हैं। इसके साथ साथ मूलतः कुछ एक बातें जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही हैं, मैं उनको नहीं छूऊंगा। और आज जनसुराज पहले से जिन विषयों पर लगातार वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उनको भी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, वो सबको पता है। उसके बारे में पुनः बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कुछ एक नई बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो पहला, लोकतंत्र में लोक, और लोक के साथ एक और शब्द होता है लाज। यानी लोकतंत्र का जो पहला शब्द है वो लोक लाज बहुत आवश्यक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो एक लाइन मीडिया से कही कि बिहार में नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा और मोदी जी का मॉडल चलेगा, स्वाभाविक रूप से रिमोट तो वही है गुजरात में। तो सम्राट चौधरी जी को शायद याद होगा कि देश के रेल मंत्री रहते हुए गैसल में एक घटना हुई थी
जिसमें 200 लोग एक रात में उस रेल दुर्घटना में मारे गए थे, और अगली सुबह इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया वो देश की राजनीति में एक नजीर बना। वो लोक लाज का ध्यान रखते हुए बिहार के तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि रेल मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए हम ये इस्तीफा देते हैं। दूसरी घटना आपके माध्यम से बिहार के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब बीजेपी के सामने लड़ते हुए जदयू को सिर्फ 2 सीटें आई, तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने अपने पद को त्याग दिया और जीतन राम मांझी जी, जीतन बाबू यहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। ये दूसरा लोकलाज और उसी नीतीश मॉडल का उदाहरण है जो मैं दे रहा हूं आज। ये यही मेरा बिहार है, जहां नैतिकता को प्रामाणिकता के साथ राजनीति में शुचिता को महत्व देते हुए पहले कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन आज क्या हुआ है भाई, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाह रहा हूं। 16 नवंबर 1999, ये तारीख याद रखिएगा, 16 नवंबर 1999। ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का जन्मतिथि भी है, जन्मदिन था उस दिन। और उसी दिन तब के राज्यपाल, ये आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में इस बात की चर्चा की गई है, हम लोग बार बार बात करते हैं उनके एफिडेविट में बताए गए उम्र, नाम और जन्मतिथि की। मैं आपको 16 नवंबर 1999 में लेकर चल रहा हूं, जहां उस समय के बिहार के राज्यपाल सूरजभान जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उस समय मंत्री बनाए गए राकेश चौधरी, नाम था राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, इनको बर्खास्त करने का आदेश पारित किया तब के राज्यपाल सूरजभान जी ने। और उसके साथ साथ एक और आदेश था उसमें संलग्न, राकेश चौधरी जी पर जालसाजी, धोखेबाजी करने के लिए एफआईआर करने का भी निर्देश दिया गया था। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मंत्री पद से बर्खास्त कोई सरकार ने नहीं किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था, यह राजभवन से निकला हुआ आदेश था। और दूसरा, उन पर एफआईआर दर्ज इसलिए किया जाए कि उन्होंने अपनी उम्र, अपना नाम, अपना जो डिटेल है वो गलत बताया, और इस आधार पर वो मंत्री पद से हटाए गए। बाद में एक जांच की कमेटी बैठी, उस समय मुख्य चुनाव, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त बसु साहब थे। बसु साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यह कहा गया कि सम्राट चौधरी यानी उस समय के राकेश चौधरी या राकेश कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया, या ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपने दस्तावेज में जो उम्र दिया है वो सही है या नहीं, वो गलत था। ये आज भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं राजभवन के आई एम श्योर आर्काइव में होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन्होंने स्कूल छोड़ने का जो उम्र है उसमें 31 वर्ष है, मतदाता सूची में 24 वर्ष है, 1995 में कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में 16 वर्ष है, और इस हिसाब से 16 नवंबर 1999 में अगर कोर्ट के एफिडेविट को सही माने तो 16 नवंबर 1999 को राकेश चौधरी जी की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए थी, और राजभवन कहता है कि हमको जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें 24 वर्ष है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, ये लोक और लाज का विषय है। जनता ने जनादेश दे दिया है, 202 सीटें आ गई हैं, आप जिसको चाहें मुख्यमंत्री बना दें। आज आपके माध्यम से मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न अब बिहार की सरकार या सम्राट चौधरी या बीजेपी का जो बिहार का यूनिट है उससे नहीं है। ये सवाल अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से है। ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी विद अ डिफरेंस से है
कि भाई कैसे, आखिर लोकतंत्र किस आधार पर चलेगा। क्या ये आरोप हमने लगाए हैं? आज जो मैं कह रहा हूं ये तो राजभवन का दस्तावेज है, जाइए और आप चेक कर लीजिए कि उन्होंने अपने उम्र, अपने नाम, अपने जन्म तिथि में धोखेबाजी की है। और ऐसा व्यक्ति जिनका डिग्री क्या है किसी को नहीं पता, मीडिया के सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों ने ऑन एयर वो पूछते रह गए कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है, उन्होंने नहीं बताया। मेरे नेता कह रहे हैं कि भाई अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो बता दीजिए कि आपकी डिग्री कब क्या है, 10वीं आपने कब पास की है, और ये आपको बताना चाहिए पब्लिक डोमेन में। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10वीं पास कब की है, उनकी सही जन्म तिथि क्या है, उनका सही नाम क्या है, वो राकेश कुमार हैं, राकेश चौधरी हैं, सम्राट मौर्य हैं, सम्राट चौधरी हैं। भाई पब्लिक डोमेन में मेरा नाम कुमार सौरभ है, इनका नाम मनोज भारती है, ये कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम छुपाना चाहेंगे? और क्या राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है? और जिन बातों का महत्व है अब उस पर आते हैं। भाई 5 महीने में एज अ गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपकी 5 उपलब्धियां। पहला, पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है उसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जब जनता का आक्रोश सामने आया, जब जनसुराज जहानाबाद गया, प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए, तब रातों रात 6 घंटे 8 घंटे के बाद एसआईटी का गठन होता है। फिर कहा जाता है कि अब एसआईटी नहीं, अब सीबीआई जांच करेगी। आज अभी 5 महीने, जनवरी आई थिंक ये 6 तारीख की घटना है, और आज अभी तक अप्रैल के अंत तक उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी न्याय की प्रक्रिया में क्या चल रहा है नहीं पता। कल अचानक पता चला कि सीबीआई ने कोई चार्जशीट ही दायर नहीं किया है। यानी एक पहले आपने सुना होगा नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही नो वन किल्ड नीट छात्रा। ये पहली उपलब्धि थी उनकी। और आज 5 महीने के बाद भी न्याय के लिए वो परिवार अभी भी भटक रहा है। बिहार के लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस बच्ची की हत्या कैसे हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कौन लोग शामिल थे, ये क्या ये बिहार के गृह मंत्री जी का दायित्व तो नहीं था या नहीं है? आप देखिए, मोतिहारी में 11 लोगों की, बिहार में पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में 11 लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो जाती है और कोई बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। इससे पहले भी कहा गया पिएंगे तो मरेंगे। तीसरी और ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। बिहार में पहली बार मणिपुर दिखा, नालंदा की सड़कों पर, जहां एक महिला के साथ जो कुछ हुआ। हमारी घर में भी बेटियां हैं, माएं हैं। क्या हम ये स्वीकार करेंगे एक सभ्य समाज के तौर पर जो कुछ नालंदा की सड़कों पर हुआ? और आप इस प्रदेश के गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, आपका एक बयान नहीं आया उसके बाद। प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आई हैं। और अभी अभी जब आपसे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब मुजफ्फरपुर में एक युवती के साथ, नाबालिग युवती के साथ, और किशनगंज में एक युवती को उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई जा रही है और पेड़ से लटका दिया गया है। ये घटना आज की है। इनका पहला जो है अचीवमेंट उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अचीवमेंट है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, और देखिए कैसी विडंबना है कि बिहार एक तरफ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि एमएलएज का वेतन इस बार 13 तारीख को आया है, एमएलसीज का वेतन 13 तारीख को आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। और कोई भी 10 लाख से ज्यादा का भुगतान बिहार में नहीं किया गया है पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। और ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल नहीं होगा। 11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। यानी 202 की सरकार के बाद 4 से 5 महीने तक हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाते रहे, और अब एक फुल फ्लेजेड सरकार बनने के बाद भी
1 महीने तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यानी 5 साल के 6 महीने तो वैसे ही चले गए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस गुजरात से बिहार की अब नई सरकार चलनी है, जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। वो 4 तारीख को मतगणना के बाद 1 आध हफ्ते आराम करेंगे, तब सूची सार्वजनिक की जाएगी और बिहार में जो है नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कैसी विडंबना रही है बिहार में, जब जब थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे आपको याद होगा कि इसी बिहार में इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ। उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। दूसरे उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी। फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए गए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। और क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बिना एमएलए बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन सकते हैं बिना किसी अनुभव के। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को एमएलसी बनाकर उद्योग मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। भैया ये विषय बीजेपी का है, वो किसको मंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार के कंसर्न्ड सिटीजन और बिहार के एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर यह प्रश्न है। तीसरा, आपको याद होगा कि एक मंत्री थे अभी पिछली सरकार में, उप मुख्यमंत्री थे, उनका वो विधानसभा में ज्यादा व्याकुल नहीं होना है वाला क्लिप याद होगा आप सबको। ये बिहार के पहले मंत्री थे जिन्होंने कई अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिला में जाकर बैठकें की। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था। अचानक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले शिकार होंगे नीतीश मिश्रा और शाहनवाज हुसैन की तरह। तो बेसिकली ये ऐसा इसलिए है कि जिनके लिए न शिक्षा प्रायोरिटी है न शिक्षा प्राथमिकता है, जो स्वयं 7वीं फेल हैं, वो उनके लिए बिहार में शिक्षा या रोजगार या बाकी की चीजें प्राथमिकता का केंद्र कैसे रहेगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी डिग्री जो है वो 10वीं के बाद मिलती है। सार्वजनिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो 10वीं कहां से किए और कब किए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान जो है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका में के युद्ध में शांति वार्ता करवा रहा था और पूरे देश में ये मैसेज गया कि भाई आतंक का पर्याय रहे मुल्क जो हैं वो अब शांति वार्ता करवाएंगे। आज वैसा ही है कि जंगल राज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, जंगल राज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी धारक माननीय सम्राट चौधरी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। ये अब बिहार में सुशासन लाने का जिम्मा इनको दिया गया है। चाल, चरित्र और चेहरा वाली भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं था। आज जब से बिहार बना, बिहार बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी है और कहीं ना कहीं जो अटल आडवाणी जी और कैलाशपति मिश्र जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं, उनका मन कराह रहा होगा ये देखकर कि कौन से वो चरित्रवान सबसे बड़े चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपने बिहार से जो भी वादा किया है, 1 करोड़ रोजगार देने का, 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का, आपको 29 चीनी मिलों को खोलने का, बाढ़ से विभीषिका को बिहार से निकालने का, प्रत्येक जिले में एक उद्यम लगाने का, बिहार को एआई सेमीकंडक्टर और आईटी हब बनाने का, और सबसे बड़ा वादा जिस पर बिहार का 2025 का चुनाव लड़ा गया, बिहार से पलायन की त्रासदी को मुक्त करने का। आज ये कैसी विडंबना है कि जिस पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, आज बिहार के मुख्यमंत्री का ही पलायन दिल्ली करा दिया गया। और आगे आने वाले समय में क्या होगा, हम लोग यही हैं
जनसुराज पूरी मजबूती के साथ जनता के विषयों पर बिल्कुल मुखरता के साथ लड़ेगा। आप जितना ट्रोल करना है कर लीजिए, आपको जितना गाली देना है दे लीजिए। 13 करोड़ लोग बिहार के देख रहे हैं आपका चाल, चरित्र और चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद।